सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 5 की। इतिहास का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है आधुनिक विश्व में चरवाहे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। दोस्तों, आपको याद होगा हमने इस अध्याय का जो वीडियो देखा था उसमें हमने बात करी थी कि जो चरवाहे हैं वो आखिर कौन लोग होते हैं, है ना। घुमंतू उन्हें क्यों कहा जाता है। हमने अध्याय में देखा था कि घुमंतू हम उन लोगों को कहते हैं जो एक जगह टिककर नहीं रहते बल्कि रोज़ी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, है ना। देश के कई हिस्सों में घुमंतू चरवाहों को हमने उनके जानवरों के साथ में आते जाते देखा है ना। चरवाहों की किसी भी टोली के पास में भेड़ बकरियों का झुंड होता है ना, ये हम जानते ही हैं। इस अध्याय में दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जाने थे। महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे थे, जैसे कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। और क्या हमें ये पता है कि ये किस तरह से रहते हैं, इनकी आमदनी के साधन क्या थे, है ना, इनका अतीत क्या था, और भी बहुत सारी बातें, है ना। आपको याद है हमने इस अध्याय में जो पहला पैराग्राफ देखा था उसमें हमने जम्मू और कश्मीर की बात की थी। शीर्षक था पहाड़ों में, जिसमें हमने देखा था कि जम्मू और कश्मीर से जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, ये भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे, झुंड रखते थे। और उस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते रहते थे। और भटकते भटकते 19वीं सदी में वो यहाँ पर आए थे, है ना। जम्मू और कश्मीर की बात की थी, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो अध्याय पूरी तरह से याद होगा, है ना। और इसके बाद में हमने जो आगे देखा था वो भाबर के सूखे जंगलों की बात की थी कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर चरवाहे थे वो अक्सर जो सर्दियों के दिन थे उसमें भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के जो मैदान थे, बुग्याल जिन्हें कहा गया था, उनकी तरफ चले जाते थे। हमने ये भी जाना था कि भाबर और बुग्याल का अर्थ क्या होता है ना। भाबर हम जनरली किन्हें कहते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं के जो इलाके थे वहाँ पे पहाड़ियों के जो निचले हिस्से थे उसके पास पाए जाने वाला शुष्क या सूखा जंगल का जो इलाका है वो भाबर कहलाता है। और बुग्याल वो ऊंचे पहाड़ों में स्थित जो घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है ना। इसके बाद में हमने पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहों के बारे में जाना था, है ना। ये सब चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि अगर कुछ याद ना भी हो, आपने पाठ ना भी पढ़ा हो, तब ये छोटी सी जानकारी आपको इस अध्याय के जो प्रश्नोत्तर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस पर बहुत ही सहायक सिद्ध होगी, है ना। तो पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों के विषय में हमने क्या चर्चा की थी कि जो धंगर है वो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है ना। अब 20वीं सदी की जब शुरुआत होती है तो इस समुदाय की आबादी उस समय लगभग 4,67,000 के आसपास थी, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। इनमें से ज़्यादातर गड़हरिये और चरवाहे, हालांकि कुछ लोग कंबले और चादरें भी बनाते थे, और जबकि जो कुछ लोग थे वो भैंसे वगैरह पालते थे, है ना। तो धंगर गड़हरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहा करते थे, है ना। एक अर्धशुष्क इलाका था जहाँ पर बारिश जो है वो कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी, चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही हुआ करती थी, है ना। धंगरों के जो मवेशी हैं वो खरीफ की कटाई के बाद खेतों में जो बची रह गई ठूंठ थी उसको खाया करते थे, और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी, है ना। रबी आप जानते हैं कि जो जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है ना, वो खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलों को कहा जाता है ना। और ठूंठ का जिक्र हुआ तो वो तो आप जानते हैं कि पौधों की कटाई जब होती है तो उसके बाद ज़मीन में जो रह जाने वाली उनकी जड़ होती है उसे ठूंठ कहा जाता है ना। इसके अलावा हमने दोस्तों बहुत सारे स्रोत भी अध्याय में देखे थे। अध्याय में जब हमने पढ़ा था जानकारी तो हमें बहुत सारी जानकारी स्रोत वगैरह इन सब में भी मिली थी, है ना। फिर उसके बाद में हमने औपनिवेशिक शासन और उसके दौरान चरवाहों का जो जीवन था वो कैसा था, ये सब हमने देखा था, है ना, कि भाई किस तरह से जो है। आपको याद है आपके अध्याय में जो ये जानकारी है ये पहली बात, दूसरी बात, इन सब शीर्षक के अंतर्गत दी गई है ना। अंग्रेज़ सरकार चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाला जो लगान था वो उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था,
हम जानते हैं कि खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी, है ना। और इतना ही नहीं, इससे जूट, जिसे पटसन भी कहा जाता है, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी, है ना। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की ज़मीन का कोई मतलब समझ में आता ही नहीं था। उनसे उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज मिलती थी। अब अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार ही मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना ज़रूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में परती भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। ये सब जानकारी का बहुत महत्व है। इन प्रश्नों का उत्तर जब हम याद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे उसको मतलब, तो आपको ये सब बातों का पता होना चाहिए, है ना। फिर हम जानते हैं कि जंगलों में चरवाहे जो थे, इनको चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें उस समय लगी रही, है ना। औपनिवेशिक अधिकारी जो थे उनको मतलब ऐसा लगता था कि पशुओं को चरने से छोटे जो जंगली पौधे हैं और पेड़ों की जो नई कोपलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब उनकी राय में चरवाहों के जो रेवड़ थे छोटे छोटे पौधों को कुचल देते थे और कोपलों को खा जाते, जिससे नए पेड़ों की जो बढ़त थी वो रुक जाती थी। यहाँ पे परंपरागत अधिकार का मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले जो अधिकार हैं वही परंपरागत अधिकार कहलाते हैं, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज़ अफसर हैं वो घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से भी देखा करते थे, है ना। गांव-गांव जाकर के अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों, व्यापारियों और अपना रेवड़ जो समूह थे उनके लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल देने वाले चरवाहों को ये यकीन नहीं कर पाते थे, है ना। ये क्या चाहते थे अंग्रेज़? ये तो चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना क्योंकि उनको और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था उनके लिए, जो एक जगह टिक करके रहती हो, है ना। अब ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था, और घुमंतू जो थे उनको तो अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशी सरकार जो थी, इसने अपराधी जनजाति अधिनियम, आपको याद होगा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित कर दिया था, है ना। क्या था ये कानून? इस कानून के तहत दस्तकार, व्यापारी और चरवाहों को, बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया था। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इस कानून के लागू होते ही दोस्तों ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव और बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया था। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक भी लगा दी गई थी। ग्रामीण पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लग गई थी, है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें पता होंगी अगर आपने अध्याय पढ़ा है तो, और ना भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वीडियो नहीं भी देखा है हमारा तो आपको ये प्रश्न उत्तर ज़रूर समझ में आएंगे, है ना। लेकिन मेरा निवेदन ज़रूर रहेगा कि एक बार जा कर के वो वीडियो ज़रूर आप देखें, है ना। अब ये जो बदलाव हुए इतने सारे, इन्होंने चरवाहों की ज़िंदगी को अलग अलग तरह से प्रभावित भी किया, है ना। जब चारागाह खेतों में बदलने लग गए थे तो बचे कुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लग गई थी। अब इसका नतीजा क्या हो गया कि चारागाह सदा जानवरों से भरा रहने लग गया। अब तक तो घुमंतू जो चरवाहे थे वो अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। अब ये जो अदला बदली हो गई, इसकी वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर जो बंदिशें लगी थी और चारागाहों का जो बेहिसाब इस्तेमाल हो रहा था, इससे जो चारागाह थे उसका स्तर गिरने लग गया था। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा और इसी के फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लग गई, है ना। चारे की कमी, जब तब पड़ने वाला अकाल, ये वो वजह बन गए जिससे कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में उस समय मरने लग गए। इसके बाद में हमने अफ्रीका में जो चरवाहा जीवन है उसके बारे में भी अध्याय में पढ़ा है, जानकारियाँ हमें मिलती हैं, है ना। अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग आज भी दोस्तों रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। सुन के थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। इनमें अगर हम बात करें दोस्तों तो बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना, ऐसे कुछ जाने माने समुदाय भी इन्हीं में शामिल हैं, है ना। दोस्तों इनमें से ज़्यादातर अब तो अर्धशुष्क घास के मैदानों और सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ पर वर्षा आधारित खेती करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़, गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं और कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं, है ना। फिर
हमने ये भी देखा था कि चरगाहों का क्या हुआ बाद में, है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमने इस अध्याय में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, समझी थी। कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही दे दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, है ना। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? स्पष्ट करना है कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, घुमंतु समुदायों को नए चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है ना। नए चारागाह चाहिए। अब जब एक विशेष भाग में घास समाप्त हो जाती है और मौसम बिना शर्त हो जाता है, तो घुमंतु समुदायों को किसी अन्य क्षेत्र में जाना ही पड़ता है। घुमंतु समुदायों का मौसमी आंदोलन पर्यावरण के लिए अक्सर फायदेमंद होता है। यह चारागाह में घास की प्राकृतिक पुनः वृद्धि की अनुमति देता है। एक से दूसरे स्थान पर जाने पर जो छोड़ दिया गया स्थान है, वहाँ पर प्राकृतिक तौर से वापस से घास का उत्पादन हो जाता है, मतलब घास पनपने लगती है, उपजने लगती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न और इसका उत्तर बखूबी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए, और यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ठीक है, पढ़ते हैं किन किन बातों का जिक्र आया है। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर, है ना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिभूमि नियमावली की। दोस्तों, यह कानून उस भूमि को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था जो कि खेती के अधीन नहीं थी, है ना। दोस्तों, अधिशेष भूमि का उपयोग खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और भूमि राजस्व बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। यह नियम चारागाहों को सिकोड़ देता है जो कि पहले उपलब्ध था, है ना। ठीक है, ये तो प्रतिभूमि की बात हो गई। अब बात करते हैं वन अधिनियम की, है ना। इन अधिनियमों को दोस्तों उन वनों पर नियंत्रण पाने के लिए पेश किया गया था जिनमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ थे। ठीक है, इसके अलावा इन कार्यों का उपयोग चरागाहों से कुछ राजस्व एकत्र करने के लिए भी किया जाता था। दोस्तों, नए वन अधिनियमों के कारण देहाती लोगों का आंदोलन बुरी तरह से प्रतिबंधित था, है ना। मौसम के अनुसार अपने आंदोलन की योजना बनाने के बजाय देहाती लोगों को अब नए नियमों के अनुसार चलना पड़ा, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपराधी जनजाति अधिनियम की, है ना। दोस्तों, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को घुमंतु समुदायों को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए मजबूर करने के लिए पेश किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि ये लोग घूमते रहे, उनके लिए तो ये अपराधी गतिविधि वाले लोग थे, है ना, अपराधी मानते थे वो तो इनको। दोस्तों, घुमंतु लोगों से कर एकत्र करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनके पास कोई स्थायी पता नहीं होता था। अब ये जो अधिनियम है, इसने घुमंतु समुदायों की छवि को धूमिल कर दिया। इसने किसानों और अन्य मुख्य धारा के समुदायों के साथ अनेक संबंधों को परेशान किया। इससे उनकी कमाई भी बुरी तरह से प्रभावित हुई, है ना। ठीक है, अब चराई कर पर बात कर लेते हैं। कर के जाल को विस्तृत करने के लिए चराई कर की शुरुआत की गई थी। इस कर ने देहातियों पर एक नया बोझ डाल दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताएं। तो समझिएगा दोस्तों, मसाई समुदाय जो है उसको ब्रिटिश और जर्मन प्रदेशों में 1885 में विभाजित कर दिया गया था। नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने मसाई समुदाय के आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा खेल के मैदानों में चारागाह की एक विशाल पथ की घोषणा हुई। इसने भी मसाई के लिए चारागाह को कम कर दिया था। ठीक है, ये वो तमाम कारण थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 4। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएं थी। ऐसे 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मसाई गड़हरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। ठीक है, लिखते हैं, उत्तर बहुत सटीक देंगे हम।
कुछ क्षेत्रों को आरक्षित वनों के रूप में घोषित करने के नाम पर उनका पारंपरिक चारागाह उनसे ले लिया गया था, और दूसरा, उन्हें खेती के विस्तार के नाम पर कई चारागाहों से बाहर कर दिया गया था, है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और उत्तर समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों और उत्तरों का और इस अध्याय का जो निष्कर्ष है दोस्तों, वो बहुत ही सरल है ना। देखिए दोस्तों, आधुनिक विश्व में जितने भी बदलाव आए, है ना, उससे क्या हुआ, दुनिया के जो अलग अलग चरवाहा समुदाय हैं उन पर अलग अलग तरह के असर पड़े, अलग अलग तरह से वो प्रभावित हुए। नए कानूनों और सीमाओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, उनकी आवाजाही का जो ढर्रा था, जो चला आ रहा था, उसको बदल के रख दिया था। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते चले गए थे, वैसे वैसे जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया, है ना। और जो चारागाह दोस्तों बचे थे, वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, है ना, क्योंकि अब तब ना दोस्तों उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी। इसीलिए दोस्तों वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चारावाहे बदलते वक्त के हिसाब से दोस्तों खुद को ढालते थे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं, और राहत, रियायत और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव भी डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। दोस्तों, चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से दोस्तों मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने अगर इस अध्याय पर बना हुआ वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वो वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आपसे ऐसी अपेक्षा है, ऐसी आशा है मेरी कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, साथियों और परिजनों के साथ में। क्यों? ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाए, समझ पाए इस जानकारी को। बाकी रही मेरी बात, तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसी जानकारी के साथ, अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।